हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं इंटरव्यू एक्सपीरियंस सीरीज़ का पार्ट 1 बताने वाला हूँ आपको। और इस पार्ट में मतलब हम हर एक पार्ट में ना छोटे-छोटे पार्ट्स को कवर करेंगे कि आप कैसे जैसे इंटरव्यू में काफ़ी सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। ऑब्वियस है भाई कि आपके इतने सारे राउंड होते हैं इंटरव्यू के, 3 टू 4 राउंड्स होते हैं। तो आपका सारा हर एक राउंड जो है वो अलग-अलग लेवल का होता है, ठीक है? और हर एक राउंड जो होता है वो 1 घंटा 45 मिनट्स या 1.5 आवर्स तक भी चलता है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं हमसे। तो मैं उन सारी चीज़ों को कवर करूँगा पार्ट बाय पार्ट, ठीक है? ताकि आप अगर पहली बार भी इंटरव्यू दो तो आपको एक एक्सपीरियंस रहे, आपको पहले से ही आइडिया रहे कि आपको कैसे अप्रोच करना है चीज़ों को, ठीक है? तो इस पार्ट में हम क्या करने वाले हैं, इस पार्ट में हम करने वाले हैं बात, जैसे आपको कोई भी, जैसे सबसे पहला जो हमारा राउंड होता है वो डीएसए का ही राउंड होता है कि आप डीएसए कितना कर पाते हो, ठीक है? तो डीएसए में एग्जैक्टली इंटरव्यूअर क्या जज करता है आपसे, आपसे क्या एक्सपेक्टेशन होती है उसकी, मैं उस पे बात करूंगा। और आप उस टाइम क्या फील कर रहे होगे, मैं इस पे भी बात करूंगा, ठीक है? तो इस पे बात करते हैं अब। देखो, जो सबसे पहली चीज़ होती है कि इंटरव्यूअर आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है, ठीक है? तो देखो, वो आपसे बस ये 4 चीज़ें एक्सपेक्ट करता है एक डीएसए प्रॉब्लम को लेके, कि आप उससे अपना लॉजिक क्लियरली बता पाओ, आप सिंटेक्स लिखते टाइम अटको नहीं, आप कोई ऐसा कंपाइलेशन वाला एरर ना कर दो, ठीक है? कोड को बहुत स्मूथली लिखो, थोड़ा रीडेबल कोड लिखो, थोड़ा-सा इंडेंटेशन ध्यान में रखो, ये सारी चीज़ें वो देखते हैं, स्क्रीन शेयर करवा के, ठीक है? और यहाँ पर एक ऑप्टिमाइज़ेशन का फैक्टर आता है कि भाई आप ऑप्टिमाइज़ कैसे कर पाते हो? क्योंकि वो स्केल करेंगे प्रॉब्लम को, प्रॉब्लम में आपसे ऑप्टिमाइज़ेशंस ज़रूर पूछेंगे। और उसके बाद वो आपसे हर ऑप्टिमाइज़ेशन के बाद टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का डिस्कशन तो होगा ही होगा, ये तो मस्ट है, ठीक है? ये 4 स्टेप्स होते हैं और ये 4 स्टेप्स ही उसे आपसे कराने होते हैं। अब यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एक्सप्लेनेशन, कि आप अपनी चीज़ों को उसके सामने कैसे रिप्रेज़ेंट कर पाते हो, उसको कैसे एक्सप्लेन कर पाते हो, ठीक है? क्योंकि अगर आपने उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया तो उसे समझ नहीं आएगा, और अगर उसे समझ नहीं आया कि आपने क्या समझा तो वो एचआर को आपका जो फीडबैक है वो खराब देगा, ठीक है? अच्छा, आपको अगर ये भी नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। एचआर होता है, एचआर के पास इंजीनियर्स होते हैं, कंपनी के एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो आते हैं आपसे इंटरव्यू लेने, और आप यहाँ पे बैठ के जज हो रहे होते हो, ठीक है, सारी चीज़ों के लिए। और फिर ये आपसे सारा जजमेंट लेता है और अपना जजमेंट बनाता है, और ये जाकर एचआर को अपना जजमेंट देता है। फिर ये लोग आपस में डिसाइड करते हैं कि आपको आगे लेना है या फिर नहीं लेना है। ये यहाँ पे होता है, ठीक है? तो आपको एक्सप्लेन करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो सबसे पहले आते हैं, जब भी जैसे ही आपको प्रॉब्लम मिलता है, जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आता है, तो आप क्या करते हो? आप पैनिक हो जाते हो। और पैनिक पता है क्यों होते हो? मैं बताता हूँ। पैनिक इसलिए होते हो क्योंकि वो क्वेश्चन आपको ट्रस्ट नहीं होता कि वो मे बी यार मीडियम हो सकता है, हार्ड हो सकता है, प्रॉब्लम हमसे बने या ना बने। पर एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि जो भी इंटरव्यू में प्रॉब्लम्स आते हैं वो मीडियम कैटेगरी के ही होते हैं। वो मीडियम कैटेगरी प्रॉब्लम ही होते हैं, ठीक है? अगर वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड हुआ, तो आप समझना कि आपका लक आज थोड़ा-सा डाउन है, और इस बात से आप टेंशन फ्री हो जाना, ठीक है? पर मोस्ट ऑफ द टाइम आपको 95% प्रॉब्लम जो है मीडियम ही मिलेंगे। मुझे आज तक कभी हार्ड प्रॉब्लम नहीं मिला, हमेशा मीडियम, सबको मीडियम ही मिलते हैं, ठीक है? हार्ड प्रॉब्लम नहीं पूछे जाते इंटरव्यूज़ में। अगर पूछे जाते हैं तो वो एक नॉर्मल डिस्कशन के लिए पूछे जाते हैं, और काफ़ी मतलब आगे के राउंड्स में पूछे जाते हैं। हम अभी इनिशियल राउंड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो आप पैनिक हो जाओगे, पैनिक होने से क्या होगा कि आपको जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो जल्दी समझ में नहीं आएगी। हमारा जो फ़ोकस है, वो सारा का सारा फ़ोकस पैनिक होने में ही शिफ्ट हो जाता है, ठीक है? फिर प्रॉब्लम स्टेटमेंट में समझ में नहीं आता उसमें क्या लिखा हुआ है। आप सेंटेंसेस पढ़ोगे लेकिन आपको फिर भी समझ नहीं आएगा क्या लिखा हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पर कुछ लोग होते हैं जिनसे वही क्वेश्चन हो पाते हैं अगर उन्होंने उस क्वेश्चन को पहले देखा हुआ हो। अगर पहले देखा हुआ है तो हो जाएगा, नहीं देखा हुआ तो नहीं होगा, ठीक है? तो आपको कम से कम इस पॉसिबिलिटी को बढ़ाने के लिए, भाई आपका देखा हुआ प्रॉब्लम आ गया फिर तो ये और भी अच्छी बात हो गई ना, तो इस पॉसिबिलिटी को आप बढ़ाना ही चाहोगे। इस पॉसिबिलिटी को बढ़ाने के लिए आपको सारे स्टैंडर्ड इंटरव्यू के प्रॉब्लम ज़रूर करके जाने हैं, क्योंकि उसी में से चांस होते हैं कि उसी में से आपका प्रॉब्लम जो है वो आएगा। पर वो प्रॉब्लम आने के बाद भी हम उसे कोड वहाँ पे कर पाएँगे या नहीं, ये भी डिपेंड करता है ना। क्योंकि मेरे साथ देखो क्या हुआ था, जो लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 3 है, वो आया था मेरे इंटरव्यू में, ठीक है? इंटरव्यू में आया, मैंने उस प्रॉब्लम को देखा, मुझे पता चल गया ये लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 3 वाला है, और ये हो जाएगा आराम से, दिस इज़ स्लाइडिंग विंडो प्रॉब्लम, और बहुत आराम से हो जाएगा, है ना? तो मैंने क्या बोला, मैंने पहले उसे ब्रूट फोर्स अप्रोच बताया, ठीक है? एंड फिर उसने खुद ही बोल दिया ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, तो मैं ऑप्टिमाइज़ेशन पे चला गया कि हम इसमें स्लाइडिंग विंडो का यूज़ कर सकते हैं। और बस स्लाइडिंग विंडो सुनते ही फिर उसके बाद मैंने उसको अपनी अप्रोच समझा दी कि भाई ये चीज़ें यहाँ पे ऐसे काम कर रही हैं। लेकिन मैं श्योर नहीं था कि हैश मैप यूज़ करना है या फिर सेट, या सेट।
ठीक है। अब आप सोच रहे होगे कि यार हम उस टाइम नहीं सोच सकते कि हमें क्या यूज़ करना है। सोच सकते हैं, बिल्कुल सोच सकते हैं, और मैंने भी यही किया। उसी टाइम सोचा कि मुझे क्या यूज़ करना है। पर मैंने वहाँ पे एक लाइन बोल दी थी, अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग मुझे जो इंट्यूशन आई थी। ऑल्दो मैंने ये प्रॉब्लम तब मतलब 10 से ज़्यादा बार किया होगा मैंने ये प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं इसमें थोड़ा-सा ये हो गया कि इसको मैप से करना है या सेट में करना है। मैप और सेट मैंने बोल दिया दोनों से कर सकते हैं। अब इस ये बोलने के बाद, ये लाइन बोलने के बाद मैं पैनिक हो गया कि यार मैंने तो कंफर्म कर दिया मैप और सेट दोनों। और इंटरव्यूअर कभी आपको इंटरप्ट करता ही नहीं है। इंटरव्यूअर कभी आपको इंटरप्ट नहीं करता, वो खाली आपकी बात सुनता है और आपको जज करता है। तो मैं मैप के साथ आगे बढ़ा एंड फॉर सम रीज़न मैप से वो प्रॉब्लम हो गया। जबकि मैंने जब भी प्रॉब्लम को किया था तो हमेशा सेट से किया था। फिर जैसे ही मेरा इंटरव्यू फिनिश हुआ, मैं आया, अपना लैपटॉप ओपन किया और फिर मैंने देखा कि जो मैंने वहाँ पे कोड लिखा हुआ है, बेसिकली क्या होता है कि वहाँ पे जो आपने कोड लिखा हुआ है, वो जज नहीं हो रहा होता कि वो रन करेगा भी कि नहीं करेगा। हम वहाँ पे 1-2 टेस्ट केस ले रहे होते हैं। पर फिर बाद में वो लोग लीड कोड पे जाके उसको अलग से रन करके देखते हैं कि सारे टेस्ट केस पास हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो मैं भी आया, मैंने भी देखा, सेम कोड लिखा बिल्कुल, ठीक है? और वो सारे टेस्ट केस पास कर गया। फिर मैंने जाके सबमिशंस देखे तो उधर मैंने सारे के सारे सबमिशन सेट से किए हुए थे। तो ये एक चीज़ होती है, प्रॉब्लम करते-करते हमें चीज़ें याद रहती हैं, बट हम जब पैनिक सिचुएशन आती है, तब हम अपनी पुरानी सारी चीज़ों को भूल जाते हैं। हमारे साथ जो रहता है, वो रहता है हमारा इंट्यूशन। इंट्यूशन, ठीक है? और यही आपको बिल्ड करना है, ठीक है? यही आपको बिल्ड करना है। आप लक पे भरोसा नहीं कर सकते कि आपका देखा हुआ प्रॉब्लम ही आएगा। इंट्यूशन ही है जो आपके साथ रहने वाला है। एंड सेकंड थिंग क्या है, देखो, कि आपको ना कभी भी चुप नहीं रहना है, ठीक है? कभी चुप नहीं होना है, साइलेंट नहीं होना है। आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ रहे हो, तो बोल-बोल के पढ़ो। जो भी सोच रहे हो उसे बोलो, स्पीक, ठीक है? उसे ज़रूर बोलो, क्योंकि उससे क्या होता है यार, इंटरव्यूअर को आपको बोर नहीं होने देना। अगर वो बोर हो जाएगा तो वो, इससे भी उसका मूड पे जो है डिपेंड करता है, क्योंकि वो भी इंसान ही है, ठीक है? तो आपको उसे बोलते रहना है, आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपके माइंड में क्या चल रहा है, ये उस आपको उसे हर टाइम बताते रहना है। अब बहुत लोगों की प्रॉब्लम होती है कि यार वो लोग ना शांत रह के सोचना ज़्यादा पसंद करते हैं कि पहले थोड़ी शांति हो जाए, फिर मैं आराम से इसे सोचूँगा। तो ये वहाँ पे नहीं हो पाता, ठीक है? तो आपको क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस, कि आप बोल-बोल के चीज़ों को कर पाओ। और अगर आपसे ये भी नहीं होता है कि नहीं यार मैं नहीं कर पा रहा फिर भी, तो आपको क्या करना है, थोड़ा धीरे-धीरे बोलना है। आवाज़ को आप क्या करना, कम कर देना। साउंड को अपनी कम करना। मन में ही सोचना है ना, तो थोड़ा-सा धीरे-धीरे ही बोलो, तेज़ बोलने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि वो माइक हैंडल कर लेगा आपका। माइक ज़रूर लेके बैठना इंटरव्यू में, क्योंकि वो क्या होता है, आपकी जो धीरे धीरे वॉइस होती है उसको भी थोड़ा लाउड कर देता है, कि एटलीस्ट उसे सुनाई दे। ठीक है? एंड एक और सबसे ज़रूरी बात जो मुझे आपको बतानी है, कि आपको प्रॉब्लम को ना, जैसे आप आपके पास प्रॉब्लम आया, ठीक है? तो आपको उसका जो सॉल्यूशन है, वो 2 से 3 लाइन में बताना है, 2 से 3 लाइन में। और बोलते टाइम बिल्कुल सिंपल इंग्लिश का यूज़ करना, सिंपल इंग्लिश, ठीक है? मैं यहाँ पे सिंपल इंग्लिश और स्टैंडर्ड इंग्लिश की बात नहीं कर रहा। सिंपल इंग्लिश का मतलब है कि आप उसमें कोई भी कोडिंग रिलेटेड चीज़ों को ऐड मत करना, कि हम यहाँ पे ये कर सकते हैं, हम यहाँ पे ये वेरिएबल बना लेंगे, ये डेटा टाइप बना लेंगे, ऐसा कर लेंगे। ये सब मत बोलना, ये सब आपको नहीं बोलना, ये सब आपको अवॉइड करना है, ठीक है? आपको नॉर्मल एकदम, जो कि बिल्कुल बेसिक इंसान को भी समझ में आ जाए कि आपकी अप्रोच क्या है, आपकी अप्रोच क्या है, ठीक है? आप उससे कैसे अप्रोच करने वाले हो प्रॉब्लम को। तो 2 से 3 लाइन में आप बता देना। और ये आपको प्रैक्टिस करनी है। ये प्रैक्टिस कैसे करनी है? जब भी आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करो, है ना? तो सॉल्यूशन आपने लिख लिया, बहुत लोग होते हैं, आप जज करके देखना। आप पूछ के देख लेना, जैसे बहुत लोग करते होंगे, आपकी बहुत लोगों से बात होती होगी। करके देखना, वो लोग रन करेंगे, सबमिट करेंगे, सब एक्सेप्ट हो जाएगा। उनसे बोलना 2 लाइन में चीज़ों को एक्सप्लेन कर दे कि क्या सॉल्यूशन था, 2 लाइन में, या फिर मैक्सिमम 3 लाइन में, ठीक है? बहुत लोग नहीं कर पाते, बहुत लोग नहीं कर पाते, ठीक है? तो ये आपको नहीं करना। आपको क्या करना है, हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद उसे 2 से 3 लाइन की एक्सप्लेनेशन में ख़त्म करना है। इससे क्या होगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बहुत अच्छी होगी, और आप कोड पे, सिंटैक्स पर कम डिपेंड रहोगे। कोड पे डिपेंड मत रहो, ठीक है? सिंटैक्स के पीछे मत भागो। और इंटरव्यू में ये चीज़ बहुत क्लियर है यार, आप जब अप्रोच बता देते हो ना, तो वो आपको फिर कोड करवाएँगे ही करवाएँगे, तो वो आपका तब कोड देख लेंगे। कोड बहुत अच्छा लिखना, इंडेंटेशन वगैरह ठीक रखना, ठीक है? और वेरिएबल नेम जो होते हैं वो रीडेबल रखना, वेरिएबल नेम रीडेबल रखना बहुत ज़रूरी होता है। एंड जब आप कोडिंग खत्म कर लोगे, जब आप कोड कर लोगे, तो आपको क्या करना है, आपको टेस्ट केस लेने हैं। 2 से 3 आपको टेस्ट केसेस लेने हैं, ठीक है?
टेस्ट केस लेके आपको उसे क्या करना है, ड्राई रन करना है। ड्राई रन में दिक्कत आती है, ड्राई रन में क्या दिक्कत आती है कि आपके पास तब पेन और पेपर आप ऐसे यूज़ नहीं कर सकते, आपको कंटिन्यूअस क्या करना पड़ता है, स्क्रीन के ऊपर देखना पड़ता है कि आप यहीं पे देखो, आप कहीं और नहीं देख सकते। ये मेरे साथ भी हुआ। क्या हुआ बताता हूँ। मेरे को पहले पता नहीं था, ठीक है, कि ऐसा मतलब नहीं करना होता है, तो मैं तो पेन और पेपर साथ में लेके बैठा था, ठीक है। तो पेन और पेपर साथ में लेके बैठा था, मैं करने लगा एंड बार-बार मेरे को ऐसे साइड में जाना पड़ता है, स्क्रीन यहाँ पे है ना और मैं यहाँ पे बैठा हुआ था, ठीक है। तो मेरे को बार-बार इधर जाना पड़ता कि भाई अपनी लॉजिक बनाना है मेरे को। पर फिर इंटरव्यूअर ने मेरे को बोल दिया कि ये आप क्या कर रहे हो एंड ऑल, तो मैंने उसे दिखा दिया कि मैं यहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मतलब उसको एक तरह से डाउट हो गया था यहाँ पे और वो मेरा ऐसा सिचुएशन था कि यार अब तो हो गया। मतलब उसके उसका मुँह बिगड़ गया था, ठीक है, कि एक डाउट आ गया था मन में कि यार नहीं ये कुछ अलग मतलब सही नहीं हो रहा। तो उसने पहले मेरे को समझाया, फिर उसके बाद बोला कि ओके आप इसको कोड करके दिखाओ। तो कोड किया स्क्रीन शेयर करके एंड उसके बाद मुझे ये भी समझ में आ गया कि ऐसा नहीं करना होता, ठीक है। तो फिर मैंने आगे कभी भी किसी भी राउंड में ये सब नहीं किया, ठीक है। और वो मेरा वर्चुअल इंटरव्यू जो था, पहला वर्चुअल इंटरव्यू था, इसलिए ऐसा हुआ था। पहला वर्चुअल इंटरव्यू था मेरा वो। तो ये आप कैसे कर सकते हो यार, स्क्रीन पे देख-देख के आप कैसे चीज़ों को ड्राई रन कर सकते हो, है ना? बिना पेन पेपर के आप कैसे लॉजिक बना सकते हो। आपको क्या करना है, आपको ना मतलब टाइप करना है, टाइप करो, ठीक है। जैसे मतलब कमेंट में लिखो, जैसे मान लो ये आपका आईडी है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे है, तो आप क्या करो वहीं पे कमेंट डाल-डाल के लिखते रहो। यहाँ पर एक टेस्ट केस लिखो, यहाँ पर एक टेस्ट केस लिखो, यहाँ पर एक टेस्ट केस लिखो। सबसे पहले इस टेस्ट केस को रन करो। इस टेस्ट केस को जैसे ही आप ड्राई रन कर लोगे, है ना? और बोलते-बोलते ड्राई रन करना है ताकि उसको भी समझ में आए कि आप क्या कर रहे हो। उसको समझ में आना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। हर स्टेप पे उसे समझ में आना चाहिए, ठीक है? और कोड भी आपको ना बिल्कुल बोलते-बोलते लिखना है, हर एक लाइन को बोलते-बोलते लिखना है, तो ही उसको बिलीव होगा। तो मैंने ये सारे काम किए, ठीक है? और फिर उसने मेरे से एक फ़ॉलो अप प्रॉब्लम भी पूछा कि आपने जैसे लीड कोड का अगर आप वो प्रॉब्लम पूछोगे तो प्रॉब्लम देखोगे तो उसमें आपको मैक्सिमम लेंथ प्रिंट करवानी थी आई थिंक। तो उसमें उसने बोला कि ओके आपने मैक्सिमम लेंथ तो निकाल दी पर आप ये स्ट्रिंग को भी प्रिंट करवाओ मेरे सामने। मुझे वो स्ट्रिंग भी लेनी है तो मैं कैसे ले सकता हूँ? तो वो फ़ॉलो अप भी मेरा किया हुआ था। तो फिर मैंने कर दिया, वो मुझे आता था। तो मैंने उसे करके दिखा दिया। तो हाँ, अब उसको थोड़ा-सा बिलीव हो गया कि चीटिंग वगैरह नहीं हो रही है यहाँ पे। तो मैंने आपको बता दिया कि बिना पेन और पेपर का यूज़ किए आप ड्राई रन कैसे कर सकते हो, आप उसे समझा कह सकते हो, आपको ये वाली प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। मैं इसका फाइनल कंक्लूजन बता देता हूँ। एक तो आपको क्या करना है, हर प्रॉब्लम को बोल-बोल के करना है, हर प्रॉब्लम को, ठीक है? और सेकंड चीज़ आपको क्या करनी है, सेकंड चीज़ आपको करनी है कि आपको हर प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करना है। अपने आप को एक्सप्लेन करना है कि आपने उसको 2 से 3 लाइन में आप उसे एक्सप्लेन कर पाओ। आप ऐसा तरीका खोजो कि ओके मैंने सबसे पहले तो इसमें मेरे को ये चैलेंज था, मैंने इसे ऐसे रिमूव किया कि मैंने इसमें मैप बना लिया टू मैप द एलिमेंट्स या फिर इंडेक्स विद एलिमेंट्स, है ना? जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो आप समझ जाओ, है ना? प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। तो आप ऐसे अपने आप को समझाने का ट्राई करो कि आपने ये किया। हर प्रॉब्लम को करने के बाद आपको ये प्रैक्टिस अगर आप कर लोगे ना, तो आप वहाँ पर भी फॉर श्योर अपना अप्रोच बना लोगे। बिना किसी पेन और बिना किसी पेपर के आप अप्रोच बना लोगे, ठीक है? क्योंकि आपको प्रैक्टिस है कि आपको एक्सप्लेन कैसे करना है, 2 से 3 लाइन में, 4 लाइन में आपको एक्सप्लेन कैसे करना है। और थर्ड चीज़ क्या है? थर्ड चीज़ है आपको नर्वस नहीं होना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।